हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल विषय की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस के आधार पर, जो कि किससे संबंधित है, भूगोल विषय से, उस सिलेबस पर कौन से टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में, उन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ खास तथ्यों के बारे में, उन टॉपिक से जुड़े हुए कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत उस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप नेट जेआरएफ की एग्जाम दे रहे हो या इसकी परीक्षा दे रहे हो तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। क्योंकि कई बार यदि हम अन्य तथ्यों को जानते हैं या किसी प्रश्न से रिलेटेड यानी कोई सेंटेंस लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस किस बारे में कह रहा है। इसलिए यहाँ इन टॉपिक को जानना, इन टॉपिक को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की है। उसी की सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में, जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी पर बने उच्चावचों से संबंधित है। जी हाँ, हम उन्हीं उच्चावचों के बारे में चर्चा करेंगे जो उच्चावच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की तैयारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और उन उच्चावचों के निर्माण के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके निर्माण संबंधी प्रक्रिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्वत के बारे में, यानी माउंटेन के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर माउंटेन या पर्वत होते क्या हैं। ठीक है, तो माउंटेन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्वत। ये है क्या? ध्यान रखिए, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि हम अमूमन इस बात को जानते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीपों में किसी ना किसी प्रकार का, किसी ना किसी आकार का पर्वत पाया ही जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि पर्वतों का विस्तार लगभग हर महाद्वीप में है। ना केवल महाद्वीप में, जबकि महासागरों के भीतर भी पर्वतों की श्रेणी पाई जाती है। लेकिन उनकी ऊंचाई के आधार पर, उनके निर्माण की उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर ये पर्वत हैं क्या, किन्हें हम पर्वत कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने चर्चा भी की कि पृथ्वी की स्थलाकृति में या पृथ्वी की भूपर्पटी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की उच्चावचों का निर्माण हुआ है, और इन्हीं उच्चावचों में से एक है पर्वत, माउंटेन। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि आखिर माउंटेन है क्या, माउंटेन हम किसे कह सकते हैं। तो देखिए, माउंटेन की बहुत सारी डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन जो हम सबसे नॉर्मल या सामान्य भाषा में जिसे हम समझेंगे या जिसका हम सामान्य अर्थ निकालेंगे कि आप एक नजर में कैसे समझ सकते हैं कि यह माउंटेन है। तो यदि आप सामान्य अर्थों को समझने की कोशिश करें, सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें कि माउंटेन क्या है, तो ध्यान रखें, जो हमारे पास आसपास धरातल पाया जाता है, यानी हमारे आसपास जो आधार है, पृथ्वी पर जो भूपर्पटी है, पृथ्वी की जो धरातल है, उस धरातल से लगभग, या आप कह सकते हैं कि उस धरातल से एकदम ऊंचा या उठा हुआ हिस्सा पर्वत कहलाता है। लेकिन कब वह पर्वत कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा कि धरातल पर, मान लीजिए एक धरातल है, इस धरातल पर एकदम, मान लीजिए इसकी थोड़ी मोड़ी ऊंचाई आपको यहां मिलेगी स्थान की, लेकिन एकदम ऊंचा हिस्सा जिसका आधार क्या हो, विस्तारित हो, जिसका आधार क्या हो, विस्तृत हो, या आप इसे लिखें चौड़ा। सामान्य भाषा में, सामान्य अर्थ में समझें, जिसका आधार चौड़ा हो, शीर्ष क्या हो, नुकीला, जिसका शीर्ष नुकीला हो, या आप इसे ज्योग्राफी की भाषा में ध्यान रखें, संकरा, या जिसका शीर्ष क्या हो, संकरा हो, और यह अपने आसपास वाले क्षेत्र से क्या हो, ऊंचा हो। कितनी, कोई वैज्ञानिक 600 मीटर कह देते हैं, कुछ वैज्ञानिक
1000 मीटर भी कह देते हैं, कुछ 1000 मीटर भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का मानना है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में 600 मीटर माना जाता है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग ऊंचाई बताई है। तो ध्यान रखें कि धरातल से एकदम से ऊंचाई या उठा हुआ हिस्सा या एकदम से ऊंचा उठा हुआ भाग जो क्या है, जो चट्टान से निर्मित है, जो एक चट्टानी संरचना है। तो ध्यान रखें, वही संरचना, यही चट्टानी संरचना पर्वत कहलाती है। तो सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि धरातल से एकदम से ऊंचा उठा हुआ चट्टानी भाग जिसका आधार चौड़ा हो, जिसका शीर्ष क्या हो, संकरा हो, वह पर्वत कहलाता है। लेकिन पर्वत की एक खास विशेषता है, वह यह कि इसमें ढाल भी होना चाहिए, इसमें एक तीव्र ढाल भी होना चाहिए। तो अब इसकी विशेषताओं में एक चीज और ऐड हो गई, वह क्या है, तीव्र ढाल। यानी धरातल पर एकदम से ऊंचा उठा हुआ वह चट्टानी भाग जिसका आधार चौड़ा हो, जिसका शीर्ष संकरा हो और इस पर एक तीव्र ढाल हो, उसे ही हम पर्वत कहते हैं, या वही पर्वत कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपने क्या समझी कि धरातल से एकदम से ऊंचा उठा हुआ चट्टानी भाग जिसका आधार चौड़ा, शीर्ष संकरा होता है और इस पर जो इसकी जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है, उसमें एक ढाल भी पाई जाती है, उसे हम पर्वत के तौर पर जानते हैं। यानी आप यदि बात करें हम ज्योग्राफर के हिसाब से, या हम बात करें कि एक खास प्रोफेसर के हिसाब से जिनका नाम है प्रोफेसर फिंच, ध्यान रखें प्रोफेसर फिंच। तो प्रोफेसर फिंच ने इसकी एक डेफिनेशन दी है, यानी अलग अलग ज्योग्राफर ने, ध्यान रखें, जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी पे अध्ययन किया है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है, जिसमें प्रोफेसर फिंच के डेफिनेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पर्वत को एक भूखंड माना है, इन्होंने पर्वत के लिए एक भूखंड शब्द का इस्तेमाल किया है और इन्होंने कहा कि पर्वत वह भूखंड है जो क्या है, धरातल से ऊपर उठा हुआ है और लगभग 600 मीटर की, या 600 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई है उसकी। तो ध्यान रखें, उन्होंने क्या माना कि धरातल से ऊपर उठा हुआ एक ऐसा भूखंड जिसकी ऊंचाई 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर से ज्यादा है, एवं इसका आधार क्या है, इसका आधार चौड़ा है, ऊपर से इसका हिस्सा या इसके शीर्ष भाग क्या है, संकरा है, यही क्या कहलाता है, यही पर्वत कहलाता है। लेकिन इन्होंने इसके ढाल के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, या आप कह सकते हैं इन्होंने इसके ढाल के लिए एक माप दिया है, वह है कि इसका जो ढाल है वह 28 से 35 डिग्री तक होना चाहिए, 35 डिग्री तक होना चाहिए। ये इन्होंने इसकी ढाल के बारे में कह दिया है और यही भूखंड क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी कि पर्वत वह भूखंड है जो अपने आसपास की भूमि से या अपने तल से, धरातल से 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। निर्माण आयु के आधार पर, यानी आप ध्यान रखिए, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसके समय, उसके बाद से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसलिए उन पर्वतों की आयु कैसी है, कितने वर्षों की है, कितने वर्ष पुराने हैं, इसी आधार पर पर्वतों को डिवाइड किया गया है, इसी आधार पर पर्वतों को अलग अलग श्रेणी में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयु के आधार पर पहले पर्वत की, तो वो है प्री कैम्ब्रियन पर्वत। प्री कैम्ब्रियन पर्वत, प्री कैम्ब्रियन पर्वत में कौन से पर्वत शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन पर्वत में वे पर्वत शामिल हैं जो प्री कैम्ब्रियन के समय में निर्मित हुए थे और इन्हें सबसे प्राचीन पर्वतों के रूप में शामिल किया जाता है। यानी ये सबसे प्राचीन पर्वत हैं जो प्री कैम्ब्रियन के समय में निर्मित हुए थे। अब बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि जो अरावली श्रेणी है, अरावली रेंज है, वह प्री कैम्ब्रियन के समय की निर्मित पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का लॉरेंशियल, उत्तरी अमेरिका का एक पर्वत है लॉरेंशियन, लॉरेंशियन, ये भी किसके अंतर्गत शामिल है, ये भी शामिल है
किसके अंतर्गत? प्री कैम्ब्रियन पर्वतों की श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, लॉरेंशियन है, ध्यान रखें। ठीक है, और भारत के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा अरावली प्री कैम्ब्रियन पर्वतों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। दूसरा है पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही जो दूसरी श्रेणी है वह है मध्य पेलियोजोइक श्रेणी। मध्य पेलियोजोइक श्रेणी। मध्य पेलियोजोइक श्रेणी कौन सी श्रेणी है? तो इसके समय उन पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये किस समय में? मध्य पेलियोजोइक के समय में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है उन्हें ही मध्य पेलियोजोइक पर्वत के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहां पर ई छोटी वाली आएगी, मध्य पेलियोजोइक पर्वत, पर्वत ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो मध्य पेलियोजोइक पर्वत है, अब बात आती है उनके एग्जाम्पल के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की जो अपलेशियन श्रेणी है, अपलेशियन, यह किसके अंतर्गत आएगी? मध्य पेलियोजोइक पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत ही इसे शामिल किया जाता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। यदि आपको एग्जाम्पल याद है तो कहीं भी आप कोट करेंगे तो ये आसानी हो जाएगी समझने के लिए भी। और यदि कोई सही जोड़ी मिलान के लिए आ जाता है कि प्री कैम्ब्रियन में कौन से पर्वत थे या मध्य पेलियोजोइक में कौन से पर्वत थे, तो आप आसानी से इसके जो सही जोड़ी है उसे सही करके एक अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। मध्य पेलियोजोइक के अंतर्गत ही हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखें, जो आयरलैंड के पर्वत हैं, आयरलैंड के, उत्तरी आयरलैंड के जो पर्वत हैं वो भी इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मध्य पेलियोजोइक है यह भी आयु के आधार पर पर्वतों का एक प्रकार है। तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो आयु के आधार पर जो तीसरा प्रकार शामिल हो जाता है वह है हर्सिनियन पर्वत। तो हर्सिनियन पर्वत के बारे में भी ध्यान रखें, यह भी एक समय से जुड़ा हुआ ही पर्वत है। हर्सिनियन पर्वत यानी हर्सिनियन के समय जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उन्हें हर्सिनियन पर्वत के तौर पर जाना जाता है। अमूमन यदि आपसे समय पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले, 23 करोड़ वर्ष पहले जिन पर्वतों का निर्माण हुआ था उन्हें हर्सिनियन पर्वत के तौर पर जाना जाता है। हर्सिनियन पर्वत में कुछ खास बातें हैं, जिसमें आपने यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। तो यूरोप का एक स्थान भी याद रखिएगा, यूरोप, यूरोप में जो ब्लॉक फॉरेस्ट है वह इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है सही जोड़ी के संदर्भ में यह पूछ लिया जाए। ठीक है, ब्लैक है यहाँ पर, ब्लॉक नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमने किसके बारे में चर्चा की? हमने चर्चा किया हर्सिनियन पर्वतों के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रकार की। तो आयु के आधार पर एक और प्रकार है इनका, अल्पाइन, अल्पाइन पर्वत। अल्पाइन पर्वतों के बारे में खास बात यह है कि इन्हें सबसे नवीन वलित पर्वतों के रूप में जाना जाता है। तो नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं कौन से? हिमालय, रॉकी और एंडीज। तो और भी पर्वत है, लेकिन यदि आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो ध्यान रखिएगा, ये नवीन जो वलित पर्वत हैं वो अल्पाइन पर्वतों की श्रेणी में शामिल कर लिए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखें, हिमालय, आल्प्स पर्वत भी दरअसल इसी के अंतर आ जाएंगे, तो ध्यान रखें, आल्प्स पर्वत। ठीक है, रॉकी, एंडीज, ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, ये जो पर्वत हैं ये अल्पाइन पर्वतों के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हमने पढ़ा क्या? आयु के आधार पर पर्वतों को, यानी आयु के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत थे? 4 पर्वत थे। इन चारों के डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल, कौन कौन से किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर पर्वतों की, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई के आधार पर भी पर्वतों को डिवाइड किया गया है। ऊंचाई के आधार पर पर्वत, ऊंचाई के आधार पर कैसे कि किसी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, इस आधार पर पर्वतों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
अब ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा किसकी ऊंचाई कितनी है पर्वतों की, इसी के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो बहुत आपको ये नहीं समझना है कि अरे ऊंचाई के आधार पर भी याद करना है। अभी आपके पास एक छोटा सा, या आप समझ लीजिए कि एक निश्चित इनका क्रम है कि इतने से इतने फीट के जो पर्वत है इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, इतने से इतने फीट के पर्वत हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो ऊंचाई के आधार पर जो पर्वत है उनमें जो पहला है, ध्यान रखिएगा, निम्न ऊंचाई वाले पर्वत। ठीक है, निम्न ऊंचाई वाले पर्वत या निम्न ऊंचाई पर्वत। ठीक, आपको दूसरी श्रेणी याद रखनी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उन पर्वतों को शामिल किया जाएगा जिनकी ऊंचाई बहुत कम है, यानी निम्न। फिर थोड़ी कम ऊंचाई वाले पर्वत, आपको इनके बारे में भी थोड़ी सा एक एक चीज और भी बता दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि निम्न ऊंचाई वाले पर्वत, कम ऊंचाई वाले पर्वत, साधारण पर्वत या ऊंचे पर्वतों में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो तीसरा टाइप है इनका ध्यान रखें, साधारण पर्वत, साधारण पर्वत, और जो चौथा है वो है अधिक ऊंचे पर्वत, अधिक ऊंचे पर्वत। अब इनको किस आधार पर या इनकी कितनी ऊंचाई के आधार पर इन्हें चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखें, जब भी बात आएगी निम्न ऊंचाई वाले पर्वतों की, तो इसके अंतर्गत वे पर्वत शामिल हो जाएंगे जिनकी ऊंचाई 2000 फीट से 3000 फीट के बीच है, जिनकी ऊंचाई 2000 फीट से 3000 फीट तक है। तो इन पर्वतों को निम्न ऊंचाई वाले पर्वतों के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा। कम ऊंचाई वाले पर्वत कौन कौन से हैं, तो जिन पर्वतों की ऊंचाई 3000 फीट से 4000 फीट के बीच है, उन्हें कम ऊंचाई वाले पर्वतों की श्रेणी में शामिल किया जाता है या शामिल किया जाएगा। साधारण ऊंचाई वाले पर्वत कौन से हैं, तो वे पर्वत जिनकी ऊंचाई 4500 से 6000 फीट तक के बीच में है, इन पर्वतों को साधारण ऊंचाई वाले पर्वत कहा जाएगा। अब अधिक ऊंचाई वाले पर्वत कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिन पर्वतों की ऊंचाई 6000 फीट से अधिक है, जिन पर्वतों की ऊंचाई 6000 फीट से अधिक है, उन पर्वतों को ऊंचे पर्वतों की श्रेणी में या अधिक ऊंचे पर्वतों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ये हमने बात की किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को। अब आइए जान लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उत्पत्ति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किसी पर्वत की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी पर्वतों को कुछ हिस्सों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत, उत्पत्ति यानी कैसे, यानी इनका निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण कैसे मतलब, ध्यान रखें कि हर पर्वत के निर्माण की अपनी एक प्रक्रिया है, किस आधार पर उन पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें इनकी उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत हैं, उत्पत्ति के आधार पर सामान्य तौर से 3 प्रकार के पर्वतों को स्वीकार किया गया है। अब ये पर्वत कौन कौन से हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा पहला पर्वत है वह है वलित पर्वत, या जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब ये वलित पर्वत क्या है, जिसके एग्जाम्पल हमने देख भी लिए। हिमालय वाला क्षेत्र है, जो रॉकी वाले माउंटेन है या पर्वत हैं, एंडीज पर्वत है, ये वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। अब वलित पर्वत यदि पूछा जाए कि क्या है, तो वलित पर्वत यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ध्यान रखिएगा, हमने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में मैंने आपको एक बहुत खास बात बताई थी, वह ये कि जब 2 प्लेटों के बीच में, मान लीजिए कि वह दोनों कॉन्टिनेंटल पर्वत ही हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इन कॉन्टिनेंटल पर्वत यानी प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट, इन 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में अभिसरण हो रहा हो, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हो। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर अवसाद इकट्ठे होंगे, है ना। या मान लीजिए ओसनिक प्लेट भी है, तब भी ध्यान रखिए, यदि यह ओसनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओसनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी क्या, मान लीजिए यहाँ अभिसरण हो रहा हो। जब अभिसरण होता है तो दोनों के बीच में टक्कर होती है, टक्कर होती है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी हो सकता है। और मान लीजिए कि ऐसी घटना हो रही हो कि एक प्लेट है और ये प्लेट क्या हो, बीच से टूट जाए,
और पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जानते हैं टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। यहाँ से जो लावा ऊपर की ओर बहता है संवहनी तरंगों के माध्यम से, इस लावा के यहाँ बार बार टकराने से यह हिस्सा टूट जाए और लावा बिखर कर ऊपर की ओर आ जाए। ठीक है, तो इसके आधार पर, लेकिन यह कौन सी प्रक्रिया है? जब ज्वालामुखी के माध्यम से पर्वतों का निर्माण हो। चूंकि हम बात कर रहे हैं वलित पर्वतों के निर्माण से, आपको ये चीजें रिवाइज करा रही हूं मैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिहाज से, तो ध्यान रखिएगा, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जो मैंने आपको श्रेणी बताई वह ये कि मान लीजिए दो प्लेट है जहां पर अवसाद जमा है, ठीक। और दूसरी जो बात मैंने आपको बताई वो मैंने आपको बताया ज्वालामुखी के संदर्भ में, चूंकि वह आगे हम चर्चा करेंगे तो अभी वह भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात करें कि यहाँ पर अवसाद इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं, और यहाँ से संवहनी तरंगों के माध्यम से जो बहुत अधिक ताप के माध्यम से यहाँ से ऊपर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? संपीड़न बल लग रहा है ना। और संपीड़न बल के लगने की वजह से यहाँ पर जो अवसाद है और यहाँ पर अभिसरण हो रहा है दो प्लेटों के बीच, यानी ये दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, यहाँ पर टक्कर होने की वजह से क्या होगा? जब इनके बीच टक्कर होगी तो ये अवसाद ऊपर की ओर आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये अवसाद एक दूसरे से संकुचित हो जाएंगे, बहुत नजदीक आ जाएंगे, संकुचित होंगे। संपीड़न बल के लगने से अवसादों में क्या होगा? संकुचन होगा, और संकुचन के माध्यम से ये अवसाद उठकर ऊपर की ओर आ जाएंगे। और इन अवसादों के ऊपर की ओर आने से क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इस प्लेट के वलन की वजह से यहाँ ऐसे वलननुमा आकृति बनेगी, और जो यह वलननुमा आकृति है जो अवसादों के द्वारा बनेगी, यही वलन पर्वतों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो वलित पर्वतों का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। मान लीजिए यह क्या है? ओशनिक प्लेट है और यह कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेटों के बीच जब अभिसरण होगा, अभिसरण के माध्यम से ये अवसाद ऊपर की ओर आकर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्लेट जो भारी प्लेट है, जो कि क्या है? ओशनिक प्लेट है, यह नीचे की ओर दब जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर वलन की स्थिति बनेगी और यही वलित अवसाद ऊपर की ओर उठ जाएंगे, तो इससे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। और इस तरीके से पर्वतों का यदि निर्माण होता है तो उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। वलन में हम जानते हैं कि कुछ अविनति होती है और अपनति होती है, ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेगा। अब वलन पर्वतों में अपनति और अवनति की कंडीशन पाई जाती है, और ये जो अवसादों का वलन है ना, इन अवसादों का क्या हुआ? इस तरीके से वलन हो गया, क्योंकि यह प्लेट, भारी प्लेट यदि नीचे टकराएगी और ऊपर वाली हल्की प्लेट इसके ऊपर आएगी, तो जो भारी प्लेट है वहां पर वलन की स्थिति बनेगी, क्योंकि बीच में अवसाद भरा हुआ है। तो अवसादों के भरने की वजह से वलन की स्थिति बनने से क्या हो गया? वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। और वलित पर्वतों के निर्माण में ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्या है? अवसाद जो है अलग अलग आधार पर यहाँ पर वो होंगे, क्या होंगे? जमा होंगे, अलग अलग आधार पर इनका वलन बनेगा। तो कुछ वलन साधारण होंगे, कुछ वलन ऊंचे होंगे, बड़े होंगे, कुछ वलन छोटे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो इस तरीके से, इस प्रक्रिया के माध्यम से जैसे पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ही वलित पर्वत कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर उत्पत्ति के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा है? तो उत्पत्ति के आधार पर दूसरा प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन से पर्वत कहलाते हैं? तो अभी इसकी ठीक पहले वाली प्लेट में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दोनों प्लेट हैं और मान लीजिए कि यह एक प्लेट है, एक प्लेट के बीच में एक प्लेट है और इस प्लेट में लगातार पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से संवहनी धाराएं ऊपर की ओर आ रही हैं, क्योंकि आंतरिक हिस्से में ताप बहुत अधिक है, क्योंकि आंतरिक हिस्से में प्रेशर बहुत अधिक है, घनत्व बहुत अधिक है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, घनत्व नहीं, टेम्परेचर बहुत अधिक है, प्रेशर बहुत अधिक है। तो यहाँ पर बहुत अधिक होने की वजह से ये लावा अंदर ऊपर की ओर उठेगा, और लावा ऊपर की ओर उठेगा तो इसे तोड़ते हुए इस प्लेट में लगातार टक्कर हो रहा है, लगातार इनकी टकराहट हो रही है, इससे तोड़ते हुए ये लावा बहुत तेजी से, चूंकि ये क्या है? बहुत गाढ़ा लावा है, ध्यान रखें, लावा कैसा है? गाढ़ा। तो यही गाढ़ा ऊपर की, ये लावा ऊपर की ओर उठेगा और
इसके मुख से, ज्वालामुखी के मुख से थोड़ी दूर पर फैलकर ठंडा हो जाएगा, और फैलकर ठंडे होने से, इसी गाढ़े लावे के फैलकर ठंडे होने से जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा वही ज्वालामुखीय पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया कि कैसे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। गाढ़े लावे के इस प्लेट को टकराकर या ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद ज्वालामुखी के मुख से चारों ओर ऐसे फैल जाने की वजह से, ऊंचाई तक फिर से ठंडे हो जाने की वजह से इस लावे के जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखीय पर्वत कहते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर इनके एग्जाम्पल क्या हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाए। किसके पूछ लिया जाएगा? वलित पर्वतों के एग्जाम्पल के बारे में तो अभी हमने बात की, रॉकी एंडीज इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हिमालय पर्वत भी वलित पर्वतों की श्रेणी में शामिल हो जाता है, जो कि क्या है, नवीन वलित पर्वतों के रूप में जाने जाते हैं। क्यों नवीन वलित पर्वत? क्योंकि उसके बाद अभी तक उसके बाद कोई वलित पर्वत नहीं बने हैं। ठीक है, अब यदि बात की जाए ज्वालामुखी पर्वत के बारे में तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका में, जो माफ कीजिएगा दक्षिणी अमेरिका में एकांकागुआ, ये क्या है? यह ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अर्जेंटीना में कोटोपैक्सी, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो अर्जेंटीना में कोटोपैक्सी, यह क्या है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी इस पर क्या होता रहता है? इस पर ज्वालामुखी का जो विस्फोट है वह होता रहता है, इसलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के तौर पर जाना जाता है। और एकांकागुआ को सबसे बड़े ज्वालामुखी पर्वत के तौर पर जाना जाता है। इसका तीसरा प्रकार है, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरे प्रकार का जो पर्वत है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब अवशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं इसे? तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि पहले से पर्वत निर्मित है किसी स्थान पर, तो उनकी ऊंचाई यह है, ठीक, और यहां पर लगातार अपर्दन की वजह से, हम सभी जानते हैं कि अपर्दन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, बहुत तेज हवा बह रही है, पानी बह रही है, बहुत सारी चीजों की वजह से अपर्दन होता है। और अपर्दन में क्या होता है? जो अवसाद है उनका स्थानांतरण होता है। बहुत अधिक अपर्दन की वजह से, या आप कह सकते हैं कि अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, तो ये तो कई प्रकार से हो सकता है। तो अपर्दन के द्वारा मान लीजिए यहाँ पर जो पर्वत पहले से बने हैं, इन पर्वतों पर क्या हो गया? कटाव हो गया, और इनकी कटाव की वजह से बाद में, ये पहले वाला इमेज है, बाद में ये पर्वत कुछ इतना छोटा हो गया, ठीक है, और यहां पर ये पर्वत क्या थे? ये पर्वत मान लीजिए इतने बड़े थे। तो अपर्दन के फलस्वरूप या अपर्दन के बाद इन पर्वतों को कुछ इस प्रकार से अवशिष्ट बचते हैं, तो इन्हें अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रेजिडुअल पर्वत भी कहते हैं, रेजिडुअल पर्वत भी कहते हैं इंग्लिश में। और चूंकि लगातार इसका अपर्दन हो रहा है इसलिए इन्हें घर्षित पर्वत भी कहते हैं, घर्षित पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो घर्षित पर्वत के बारे में क्या, कि पहले से जो पर्वत निर्मित है उन पर्वतों में यदि अपर्दन के वजह से या अपर्दन के बाद पर्वतों का कटाव हो रहा है, उसके बाद जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा, या जो कटाव के बाद जो शेष भाग वाले पर्वत बचेंगे, या पर्वतों का जो शेष भाग बचेगा, वही अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपने विंध्याचल पर्वत के बारे में सुना होगा, विंध्याचल श्रेणी के बारे में जरूर सुना होगा। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखें, विंध्याचल रेंज प्लस आपने सतपुड़ा पर्वत के बारे में सुना होगा। तो सतपुड़ा पर्वत ये क्या है? ये भारत में कुछ खास एग्जाम्पल हैं अवशिष्ट पर्वतों के। यदि अमेरिका के संदर्भ में कभी अवशिष्ट पर्वत आपको पूछा जाए तो कोलोराडो, ध्यान रखें, कोलोराडो इसका क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने जाना किसके बारे में? उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के बारे में। तो ध्यान रखिए, हमने पर्वत के बारे में समझा, पर्वत क्या होता है, पर्वत को कितने प्रकारों से डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने आयु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को समझा है, कितने प्रकार होते हैं इसे जानने की कोशिश की है, और लगभग हर पर्वत का हमने एग्जाम्पल भी देखा है, ठीक है।
तो ये थी हमारी पर्वत और माउंटेन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जो आपको पूछी जा सकती है। हो सकता है किसी पर्वत के बारे में सही जोड़ी मिलाने को आपको आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी पर्वत का एग्जाम्पल क्या है। ठीक, यदि आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो टीचिंग लर्निंग आपका जो यूट्यूब चैनल है, इसी में आपको इंग्लिश की वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, ये जो चैनल है ये बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की वीडियो आपको मिलेंगे, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।